वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन चंद्रमणि आईएएस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसका टाइटल है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का पहले हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स को थोड़ा डील कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो इन अ कंट्री देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजंस एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। ऑल सच रूल्स टुगेदर आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है भला? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये होता है कि एक देश में कुछ सर्टेन बेसिक रूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसे वहां के नागरिकों को और वहां की सरकार को फॉलो करना होता है। वैसे रूल्स को जो एक साथ हम लोग कर देंगे तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसके बाद है कि जस्टिस। तो व्हाट इज जस्टिस? सो द लॉज वुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सिटीजंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। तो जस्टिस क्या कहता है कि लॉ किसी भी जो लॉ होता है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए सिटीजन्स के बीच में, वहां के लोगों के बीच में, भले वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, उनपे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद है लिबर्टी। तो लिबर्टी क्या होता है? देन सिटीजन आर फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर लिबर्टी। तो सिटीजन जो होते हैं अपने एक्सप्रेशन को फ्री और अपने ओपिनियन को फ्री तौर से एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनके एक्सप्रेशन और ओपिनियन को बताने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा होता है। उसके बाद का पॉइंट क्या है? इक्वलिटी। तो इक्वलिटी क्या होता है? तो इक्वलिटी क्या होता है? ऑल सिटीजंस आर इक्वल बिफोर द लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंस इन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये क्या कहता है कि सारे जो सिटीजंस हैं वो इक्वल हैं बिफोर लॉ, कि जो भी लोग हैं सभी इक्वल हैं। कोई अगर किसी पोस्ट पे है, मान लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई गलती करता है तो लॉ उसके लिए भी वही रहेगा, और एक आम आदमी है और वो भी गलती करता है तो लॉ उसके लिए भी एक रहेगा। ये क्या कहता है कि जो भी लोग हैं वो लॉ से बड़े नहीं हैं, हर इंसान लॉ के इक्वल है। उसके बाद का पॉइंट क्या है? तो फ्रैटर्निटी। ये क्या बताता है कि ईच सिटीजन शुड रिस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। तो ये कहता है कि हर नागरिक को अपने हर लोगों से मतलब एक भाईचारे की तरह रहना चाहिए और किसी भी लोग को छोटा नजरिया से नहीं देखना चाहिए और नहीं छोटे नजरिए से ट्रीट करना चाहिए। तो लेट्स मूव टुवर्ड सेकंड, दैट इज आर्बिट्ररी। तो इट कैन बी रिफर्ड एज अ चॉइस मेड विदाउट any specific criterion or restraint. This should be used to refer to rules that are not fixed or decisions that have no basis etc. ये क्या कहता है कि it can be referred as a choice made without any specific criterion or restraint. This can be used to refer to rules that are not fixed or decisions that have no basis etc. ये कहता है कि ये कुछ ऐसे रूल हैं या फिर ऐसे डिसीजंस हैं जो कोई फिक्स नहीं है, कभी भी चेंज होते रहते हैं और इसका कोई बेसिस नहीं होता है। पॉइंट नंबर थर्ड है रिपब्लिक। तो भाई रिपब्लिक क्या होता है? तो रिपब्लिक ये होता है अ कंट्री इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड इट इज नॉट हेरेडिटरी। इस ये क्या है कि एक कंट्री है जिसका जो हेड होगा, जिसका वो मुखिया होगा, जो उस कंट्री को चलाएगा, उसका जो हेड होगा वो इलेक्ट किया जाएगा और नहीं वो मोनार्क रहेगा कि जैसे राजा था तो राजा का बेटा राजा बनेगा। ये नहीं है, जो जिनको भी लोग इलेक्ट करेंगे वो हमें रूल करेंगे। सो इट इज नोन एट रिपब्लिक। सेकेंड पॉइंट है कि सोवरेन क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लेसन इट रेफर्स टू एन इंडिपेंडेंट पीपल। ये क्या, इस लेसन के मुताबिक सोवरेन का मतलब है कि जो लोग स्वतंत्र हैं उन्हें के बारे में ये दर्शाता है। तो पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉलिटी। तो पॉलिटी क्या होता है भाई? तो अ ग्रुप ऑफ पीपल और अ सोसाइटी that has an organized political structure. एग्जाम्पल, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो पॉलिटी क्या कहता है कि एक सोसाइटी या फिर कुछ ऐसे लोगों का समूह जहां पे एक ऑर्गेनाइज सिस्टम चलता है। जैसे इंडिया हम लोग का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसमें क्या होता है सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से चलेगा, किसी के ही मनमानी से कुछ नहीं होगा। जैसे सिस्टम है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलता है, वैसे ही सब कुछ रूल होगा। लेट्स मूव टुवर्ड फॉरवर्ड। नंबर 6 क्या है? आइडियल। तो आइडियल क्या होता है? तो अ प्रिंसिपल इन इट्स मोस्ट एक्सीलेंट और परफेक्ट फॉर्म। तो आइडियल क्या होता है कि एक ऐसा आइडिया, एक ऐसी सोच जो कि बहुत ही अच्छे तरीके में हो, एक परफेक्ट फॉर्म में हो। नंबर 7 है प्रेम्बल। इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम लोग डील करेंगे। प्रेम्बल क्या होता है? तो एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन
which states the reason and guiding values of the constitution। तो एन इंट्रोडक्टरी सिस्टम होता है, प्रेम्बल ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, जो कि बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसमें बहुत सारे गाइडिंग वैल्यूज होते हैं, तो उसे हम लोग प्रेम्बल कहते हैं। तो पॉइंट 8 है टायरेननी। ये क्या होता है भाई? तो द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी। जैसा कि हम लोग ने देखा कि डिक्टेटरशिप में लोग उनके मन मर्जी से जो चाहते हैं वो कर देते हैं, किसी को भी मारना हो तो मार दिए। तो ये वही बता रहे हैं कि जो क्रूअल होते हैं और अनजस्ट यूज ऑफ पावर और अथॉरिटी, जो कि अपने पावर का दुरुपयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं, तो उसे हम लोग टायरेनी कहते हैं। नंबर 9 क्या है? तो इट इज इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या होता है? इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इट वाज स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी इन इंडिया एंड थाउजेंड्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन कमिंग टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या था कि 19वीं शताब्दी में ये स्टार्ट हुआ था, और हजारों की संख्या में बोथ फीमेल भी और मेल भी, मतलब पुरुष भी और स्त्री भी, सभी लोग एक साथ जुड़े थे, एक साथ यूनिटी उन्होंने बनाई थी कि हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट हम लोग फाइट करेंगे। पॉइंट नंबर 10 क्या बताता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये कहता है कि द इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। ये क्या कहता है कि इलीगल बाइंग, जो कि लीगल नहीं है, जो कि गैर कानूनी है, उसको बेचना और खरीदना अलग अलग समुदाय के कि चीजों को, उसे जो कि नेशनल बॉर्डर्स पे होता है, उसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लोगों को बेचा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या होता है कि लोगों को भेजा जाता है, अलग अलग समुदाय के लोगों को कहीं से किडनैप कर लिया गया और किसी और कंट्री में जाकर बेच दिया गया। तो यहाँ पे लिखा गया है अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नोट्स। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यहाँ पे भी वही पढ़ना है कि in a country there are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. All such rules together are known as constitution, or the fundamental policies will called as constitution। यहाँ पे हम एक और चीज सीखेंगे कि the fundamental policies also known as constitution। constitution क्या होता है कि एक देश में बहुत सारे रूल्स होते हैं जिन्हें वहां के नागरिकों को और वहां की सरकार को मानना होता है। उन्हीं सारे रूल्स को अगर हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं, या फिर वहां की जो फंडामेंटल पॉलिसीज होती हैं, जो राइट्स होते हैं, उन्हें हम एक साथ कंबाइन कर देते हैं, तो उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। उसके बाद एक पॉइंट आता है ये कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे कि ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बता रहा है। ये क्या बता रहा है कि जितने भी लोकतांत्रिक कंट्रीज है, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उन सभी के पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी देश हैं जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोकतांत्रिक है। कितनी गंभीर बात ये कह रहा है। ये क्या कह रहा है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं जिनके पास एक संविधान है, वो ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितने भी कंट्रीज और जिनके पास संविधान है वो सारे लोकतांत्रिक हैं, वो सारे डेमोक्रेटिक हैं। सो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे हम लोग काफी गौर से ध्यान से देखेंगे, यहां से क्वेश्चन भी अराइज होता है। लेट्स मूव टुवर्ड्स। यहाँ पे क्या कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। It is a set of rules by which the government rules our country. It is the supreme law of the land. It came into effect on 26 January 1950. Our constitution is based on the principles of democracy, socialism and secularism. तो ये क्या कहता है कि हमारे देश का जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। सेकेंड पॉइंट बताता है कि इट इज अ सेट ऑफ रूल्स बाय विच द गवर्नमेंट रूल्स ऑफ आवर कंट्री। तो इसी संविधान के द्वारा हमारी जो सरकार होती है हमें रूल करती है, हमें गाइड करती है। उसके बाद का पॉइंट बताता है कि इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। जो मेन लॉ होता है वही यही कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कब पावर में आया? तो इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को ये अब इफेक्ट में आ गया। 26 जनवरी 1950 को ये इफेक्ट में आ गया और तब से ये लागू हो गया, तब से इसकी शुरुआत हो गई। उसके बाद क्या कहता है पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म
एंड सेकुलरिज्म। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके प्रिंसिपल्स पे आधारित है? तो वो आधारित है डेमोक्रेसी पे, सोशलिज्म पे और सेकुलरिज्म पे। इन तीनों को आगे हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह क्या कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहे जाते हैं। इट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, यहाँ पे क्या है कि इन 1934 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस assertion for an independent constituent assembly formed only of Indians gained momentum, and this was convened in December 1946. Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India, free to shape their destiny at last after 150 years of British rule. 1934 में क्या हुआ कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने एक डिमांड रेज किया कि अब हम लोग अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग अपना बनाएंगे, हम लोग उसमें अपना संविधान लिखेंगे, अपना उसे हम लोग फॉलो करेंगे, ये अपना हम होगा, हम लोग के खुद का होगा। तो उसके बाद क्या हो गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, तो ये उस टाइम स्थगित हो गया, ये रुक गया। उसके बाद फिर जब ब्रिटिश के जो गवर्नर थे उस टाइम के, उन्होंने क्या कहा कि आपको अब हम लोग बनाने देंगे आपका अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो यहाँ पे क्या कहता है कि दिस वाज बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। इस टाइम में हम लोग का कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, वो बन रहा था, वो प्रिपेयर हो रहा था, हमारा संविधान लिखा जा रहा था, और द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने ड्राफ्ट क्या कर दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्वतंत्र भारत के लिए है, और फ्री टू शेप देयर डेस्टिनी एट लास्ट आफ्टर 150 इयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो इन्होंने क्या किया कि ये हम लोग का 150 साल के अंग्रेजी हुकूमत के बाद हम लोग के पास ये आया है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि लेट्स सी नेपाल केस, इट इज इंटरेस्टिंग। भाई ये क्या बताता है? तो ये क्या कहता है कि द कंट्री ऑफ नेपाल हैड विटनेस्ड सेवरल पीपल्स स्ट्रगल्स फॉर डेमोक्रेसी। There was a people struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. In October 2002, King Gyanendra, sitting the most uprising in the countryside Ashish region, began talking over different aspects of the government with the army's assistance. The king then finally took over as the head of government in February 2005. In November 2005, the Moses joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signaled to the larger public an imminent return to democracy and peace. In 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. In 2008, Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. ये क्या कहता है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो नेपाल जो देश है उसमें डेमोक्रेसी के लिए काफी स्ट्रगल हुआ कि लोग कहे कि नहीं, अब हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें अब एक लोकतांत्रिक देश चाहिए। तो उनके तकरीबन 12 साल के स्ट्रगल के बाद वहां पे डेमोक्रेसी आया। तो इन अक्टूबर 2002 में क्या हुआ कि जहां वहां के जो राजा थे किंग ज्ञानेंद्र, उन्होंने क्या कहा कि भाई इन लोगों का डेमोक्रेसी बहुत हो गया, अब मुझे पहले की तरह मोनार्क चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वापस वहां पे मोनार्की इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन वहां के लोगों ने क्या किया कि फिर से क्रांति लाया, एक रिवॉल्यूशन लाया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो भाई साहब डेमोक्रेसी चाहिए, हमें लोकतांत्रिक देश ही चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट कहता भी है कि दिस, यहाँ लोग ध्यान से देखिएगा, the king then finally took over as the head of the government in February 2005. In November 2005, the Marxists joined other political parties to sign a 12-point agreement.
दिस एग्रीमेंट सिग्नल्ड टू द लार्जर पब्लिक एंड इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से कि अब हम लोगों को वापस डेमोक्रेसी चाहिए और हम लोग अब शांति से सुकून से रहेंगे। उसके बाद क्या कहता है कि इन 2006 दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी began gaining immense force. It repeatedly refused the small concessions that the king made, and finally in April 2006 the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. तो फिर 2006 अप्रैल में क्या हो गया कि जो किंग ने कहा कि आप लोग वापस, जो किंग था अपने आप को रिस्टोर किया और थर्ड पार्लियामेंट बनाया और अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बोला कि आप लोग गवर्नमेंट बनाइए। फाइनली लास्टली 2008 में नेपाल एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, मोनार्की को एबोलिश करने के बाद, मोनार्की का खात्मा करने के बाद। मतलब कितना स्ट्रगल हुआ नेपाल में भी, आप ये देख सकते हो कि मतलब 12 साल के स्ट्रगल के बाद उनमें डेमोक्रेसी आया था। लेकिन फिर वहां के जो किंग थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने फिर वापस कुछ कर करके मोनार्की को फिर से स्टेबल किया। लेकिन फिर वहां के लोगों ने क्रांति की, रिवॉल्यूशन की और फिर उन्होंने वहां पे कहा कि हम पीस से और डेमोक्रेटिक कंट्री से और डेमोक्रेसी से अच्छे से रहेंगे। उसके बाद का एक पॉइंट आता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है और इस चैप्टर का मेन बेसिक यही है कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन और व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान क्यों चाहिए या फिर किसी भी देश को संविधान क्यों चाहिए। हाँ भाई सही बात है, सही क्वेश्चन है कि आपको संविधान क्यों चाहिए, किसी भी देश को संविधान क्यों चाहिए। तो क्यों चाहिए इस पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इसके एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से डील करेंगे। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला पॉइंट है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजंस एस्पायर टू लिव इन। क्या शानदार पॉइंट कहता है कि अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सर्टेन आइडियाज देता है, आइडियल्स देता है। आइडियल्स का मतलब क्या कि ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे आइडियाज जो कि काफी एक्सीलेंट है, काफी शानदार है, फ्रॉम द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री, जो किसी देश का हित में हो, किसी लोगों के हित में हो और जो सिटीजन जो है, वहां के नागरिक जो है, जो अच्छे से रह सके, वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। उसके बाद क्या है कि इट टेल्स अस अबाउट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सोसाइटी का जो नेचर होता है उसके बारे में बताता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इट हेल्प्स सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स। इट इज इंपॉर्टेंट कि ये हमारे रूल्स को बताता है कि क्या रूल है भाई, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडलाइंस है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। and principles that all person in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। और वहां पे कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ पॉइंट्स है, कुछ आइडियल्स है कि जैसे सारे लोगों को कैसे चलना है, देश को कैसे चलना है, कैसे कंट्री को चलना है, वो सारा एक चीज ही एक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट क्या बताता है कि दिस इंक्लूड्स द टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। ये कितना अच्छा पॉइंट है। ये क्या बता रहा है कि दिस इंक्लूड्स द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये बताता है कि किस तरह का गवर्नमेंट एंड आल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स, कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी पे उस गवर्नमेंट को चलना है और कुछ आइडियल्स हैं जिससे एक डिग्निटी, एक भरोसा, बिलीव रहता है अपने कंट्री को कि कैसे चलाना है। पांचवा पॉइंट क्या बताता है कि नेपाल रिलेटेड, जैसे हम लोग अभी नेपाल का केस स्टडी देखा, वैसे हम इसको देखते हैं कि व्हेन नेपाल वाज अ मोनार्की, जब नेपाल में राजतंत्र था, वहां पे राजा रानी का रूल था, इट रिफ्लेक्टेड द फाइनल अथॉरिटी ऑफ द किंग। वहां पे जो राजा बोल दिए वही होगा, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन आफ्टर ट्रांजिशन ऑफ नेपाल इनटू डेमोक्रेसी, बट जैसे ही नेपाल मोनार्की से डेमोक्रेसी यानी राजा रानी के राज से जैसे ही वो लोकतांत्रिक हुआ, इट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। वहां पे एक नया संविधान लिखना चालू हुआ वहां के देश के लिए। तो ये वहां की जनता के लिए काफी अच्छा चीज हुआ। वहां की जनता ने कहा भी था कि भाई हमें डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए और हम वहां पे पीस में से रहेंगे, शांति और सुकून से रहेंगे। अगला पॉइंट क्या बताता है, हम लोग उस पर डील करते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी लीडर्स एक्सरसाइज देयर पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। इट डिफाइंस कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोकतंत्र में क्या होता है कि वहां के जो रूलर होते हैं, वहां के जो नेता होते हैं, वहां के जो लीडर होते हैं, वो अपने पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी से उपयोग करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, लोगों को रूल करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए। तो ये इट डिफाइंस कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। तो वहां की जो देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, वहां का जो राजनीतिक व्यवहार होता है, उसे ये डील करता है। सातवां पॉइंट भाई क्या बताता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज
द कॉन्स्टिट्यूशन lays down the rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. क्या वंडरफुल पॉइंट है भाई। कॉन्स्टिट्यूशन कितना सही चीज करता है कि इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, लोकतंत्र में जो सोसाइटीज होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। जो हमारे नेता होते हैं वो लोग अपने पावर्स का, अपने पोजीशन का गलत उपयोग करना कर लें, उससे भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाता है। उसके बाद ये क्या करता है कि इट लेज सर्टेन इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दैट गवर्न डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। यहाँ पे सर्टेन गाइडलाइंस भी हैं कि जिससे आपको, जो आप गवर्न कीजिएगा उस प्रोसेस से आपको करना होगा। कितना सही चीज है कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद है 8वां पॉइंट कि आप कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डेमोक्रेसी टू इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर्स अगेंस्ट एनी पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डेमोक्रेसी। तो अब इतना पॉइंट देखने के बाद हमें ये तो जरूर पता चल गया कि एक लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज्यादा रोल प्ले करता है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप हैं, जो ऊपर हैं, जो बड़े हैं थोड़े, डज नॉट यूज इस पावर, तो वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करें लोगों के खिलाफ, किसी समुदाय के खिलाफ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, उन्हें नीचा दिखाने के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में हर कोई इक्वल है। 9वां पॉइंट क्या बताता है, 9th पॉइंट की कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स टायरेनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ ए माइनॉरिटी। ये काफी अच्छा पॉइंट है। टायरेनी ने हम लोगों ने क्या देखा था कि एक राजा हो गया या फिर कोई भी व्यक्ति है जो कि एक रूल है, जिसके पास जो रूलर है या फिर पॉलिटिकल लीडर है, वो किसी को भी परेशान कर देता है, किसी को भी कुछ कर देता है, अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाते हैं उस टायरनी से और डोमिनेशन से भी, जो कि लोग मेजोरिटी में है या फिर जो लोग गलत काम हम लोग के साथ करने वाले, उससे भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है, हमें प्रिवेंट करता है। फिर 10वां पॉइंट क्या है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी to all citizens and says that no citizen can be discriminated on the basis of religion, caste, gender, race, etc. तो ये क्या कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक गारंटी देता है राइट टू इक्वालिटी का, कि सारे जो यहाँ के सिटीजन, सारे जो नागरिक हैं और जितने भी और भी जो नागरिक है, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर, रेस एक्सेट्रा। कि वहाँ के जो भी सिटीजन है वो किन्हीं में भी भेदभाव नहीं हो, जाति के चलते, धर्म के चलते, उनकी कास्ट के चलते, उनके रंग के चलते, उनके जेंडर के चलते, किसी में भी कुछ भेदभाव नहीं, उसे भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है ये सब चीजों को। 11th पॉइंट क्या है कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इन सब का सार क्या है कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। क्या वंडरफुल पॉइंट है भाई, क्या शानदार पॉइंट है। आप लोग कहेंगे अरे भाई आवर सेल्फ, हमें खुद से प्रिवेंट करने की क्या जरूरत है, हम कहाँ खुद को मारने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ अभी क्या है कि दिस में साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन्ड बाय दिस इज दैट वी माइट एट टाइम्स feel strongly about an issue that might go against our larger interest and the constitution help us guard against this। जैसे कभी आपने देखा होगा कि कुछ एक्ट हो गया, कुछ रूल वो इम्प्लीमेंट हुआ, आप कहते हो कि यार बेकार ये हो गया, इससे अच्छा तो होना ही नहीं चाहिए था, या हम लोग का डेमोक्रेसी इतना अच्छा डिक्टेटरशिप रहता या मोनार्की रहता, किसी एक के हाथ में रूल रहता। कभी कभी हम लोग भी कहते हैं ये बात, गुस्से में भी कह देते हैं कि बेकार है ये देश, डेमोक्रेसी बेकार है, लोकतंत्र बेकार है, डिक्टेटरशिप होता या फिर मोनार्की होता तो वो ज्यादा सही था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इससे हमें प्रिवेंट करता है कि नहीं भाई, आपके लिए डेमोक्रेसी ही सही है, आप इसी में सुरक्षित रहोगे, इसी में आप स्वस्थ रहोगे, इसी में आप हंसते खेलते रहोगे, इसमें आपका अधिकार है। डिक्टेटरशिप या मोनार्की में आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। अगर आप उस डिक्टेटर की या फिर उस मोनार्क के अगेंस्ट जाओगे तो आपको उसका सामना करना होगा, वो आपके लिए एक तरह से एक बैरियर बन जाएगा। सो द कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। सो आई होप कि ये 11 पॉइंट्स देखने के बाद आपके माइंड में ये डाउट नहीं होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, व्हाई डज देयर अ नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि देयर वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग्स द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ईच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल्स and there was a sincere effort to compromise and reach an argument through consensus।
तो यहाँ पे क्या लिखता है कि एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहाँ सेंस था कि सब में एक तरह की एकता थी, यूनिटी थी, वहाँ के जितने मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और सभी लोगों ने डिस्कस किया, प्रोविजंस किया कि आगे जो हम लोग को फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, उस पर उन्होंने ग्रेट आइडियाज दिया, अच्छे अच्छे डिटेल्स दिए, और कंप्रोमाइज करके भी सब कुछ अच्छे से किया। आगे का पॉइंट क्या बताता है कि अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको पॉलिटी में काफी पढ़ना है, अगर आप अदर अपर जाते हैं उसमें भी आपको काफी ज्यादा पढ़ना है। एग्जाम्स हो गए जैसे सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो गया, यूपीएससी हो गया, फिर स्टेट पीसीएस हो गए, इन सभी में इनके बारे में पूछा जाता है बेसिकली, बिकॉज ही इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाबा साहेब अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प्ड द शेड्यूल्ड कास्टेस गेट सम सेफगार्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर जी क्या बिलीव करते थे कि उनका जो पार्टिसिपेशन है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में है, तो वो शेड्यूल कास्टेस जो एसटी एससी हैं, जो छोटे जाति हैं, उन्हें काफी मदद करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। बट ही ऑल्सो स्टार्टेड दैट ऑल्सो द लॉज माइट एग्जिस्ट, scheduled castes still had reason to fear because the administration of these laws were in the hands of caste Hindu officers. He therefore urged scheduled castes to join the government as well as the civil services. लेकिन उन्होंने क्या देखा कि अभी भी जो लॉ है, जो पावर्स हैं, वो सारे हिंदू कास्ट ऑफिसर्स के पास ही हैं। तो उन्होंने शेड्यूल कास्टेस को भी दिया कि शेड्यूल कास्टेस भी गवर्नमेंट ज्वाइन करेंगे और साथ में ही वो सिविल सर्विसेज भी ज्वाइन करेंगे। तो ये काफी बड़ा भूमिका निभाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद का अलग पॉइंट क्या है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की फीचर क्या है? तो पहला की फीचर है कि द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। कि जो हम लोग का इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि जो कि 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि बोथ मेन एंड फीमेल ने पार्टिसिपेट किया था कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लड़ने के लिए, उसके खिलाफ क्रांति के लिए, उसके खिलाफ विरोध के लिए। तो वही चीज यहाँ पे बताता है। सेकेंड है कि उसी पॉइंट में कि नेशनलिस्ट डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। जो आगे नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लोग जो थे, उन्होंने एक ग्रेट आइडिया किया, एक डील ऑफ टाइम किया कि हमें फ्री इंडिया जो होगा वो कैसा होगा। उसके बाद है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग रिटन, इंडिया वाज गोइंग थ्रू अ टर्मोइल बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये काफी गलत चीज था यार, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था तो उस टाइम इंडिया को पार्टीशन जब हुआ था, इंडिया का और पाकिस्तान का, तो उस टाइम ये काफी टर्मोइल एक तरह से हो गया था। उसके बाद का पॉइंट क्या है कि द फाइनल डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट्स द रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी विद प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी along with eradication of poverty through socio-economic reforms। उसके बाद वहां पे सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, वहां पे नेशनल यूनिटी को प्रिजर्विंग किया गया। उसके बाद का पॉइंट है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे, फिर मैं बता देता हूँ कि 18 साल के ऊपर जैसे ही आपका एज होता है तो आप लोग वोट करने के एप्लीकेबल हो जाते हो, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। तो जो श्री A.K. अय्यर जो मेंबर थे, उन्होंने कहा कि दिस वाज एन अबंडेंट फेथ इन द कॉमन मैन एंड द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक रूल and in the full belief that the introduction of democratic government on the basis of adult suffrage will bring enlightenment and promote the well-being, the standard of life, the comfort and the decent living of the common man। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही यहाँ पे, ये काफी ही सही चीज रहेगा। उसके बाद क्या पॉइंट है कि फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोगों ने वहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स में डील किया था कि हम लोग इस पॉइंट को डील करेंगे। पहला पॉइंट है कि फेडरलिज्म क्या होता है भाई, तो हम ये जान लेते हैं कि इट रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। these are at the states and at the central levels. Citizens are governed by laws and police made by each of these levels of government। फेडरलिज्म क्या होता है कि
एक तरह से मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, कि 3 तरह के लेवल हमारे पास गवर्नमेंट भी हैं, और भी लेवल्स हैं, जैसे हम लोग पंचायती राज हो गए, फिर गांव में हो गया, फिर स्टेट में तो स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। ये सारा इसमें क्या होता है कि स्टेट पे और सेंट्रल लेवल अलग अलग हो गए, और सिटीजन जो होता है वो गवर्न किए जाते हैं लॉ के मुताबिक और पॉलिसीज के मुताबिक, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो पूरा भरा हुआ है पढ़ने के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन था उन्होंने गारंटी किया यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज को। दिस मीन्स एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स। कितना अच्छा पॉइंट है, कितना शानदार पॉइंट है। ये क्या कहता है कि आप किसी भी सोसाइटी से हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, वो मैटर नहीं करता है, आप वोट करने के लिए एप्लीकेबल हो। आप अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, यू आर एप्लीकेबल टू डायरेक्टली वोट। उसके बाद क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव्स आर दस अकाउंटेबल टू द पीपल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डायरेक्टली अकाउंटेबल होते हैं, मतलब टू द पीपल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद का पॉइंट क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर। तो देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशियरी। हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा भी था, लेकिन फिर से पढ़ेंगे कि लेजिस्लेचर क्या होता है। तो लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दोज हु मेक्स लॉ। तो लेजिस्लेचर हम लोग रिफर करते हैं उसको कि जो लोग कानून बनाते हैं, जो लोग लॉ बनाते हैं, उन्हें लेजिस्लेचर रेफर करता है। इट मींस द पर्सन हु मेक्स लॉज आर नोन एज लेजिस्लेचर्स। सेकंड में क्या था कि the executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government। तो एग्जीक्यूटिव एक छोटे लोगों का समूह है, एक छोटे लोगों का ग्रुप है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉज को, रूल एंड रेगुलेशन को मेंटेन करवाने के में गवर्नमेंट के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है, और गवर्नमेंट को चलाने के लिए। तीसरा पॉइंट है कि द जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन द कंट्री हु सेटल्स डिस्प्यूटेड्स एंड मेक श्योर दैट लॉज आर ओबेड। तो जुडिशरी होता है जो सिस्टम ऑफ कोर्ट जो होते हैं देश में जो चलता है, उनकी जिम्मेदारी क्या है कि श्योर की जो लॉ है, जो कानून है, वो सही से चल रहा है। कोई डिस्प्यूट हो तो उसे सेटल करें, जो डिस्प्यूट हो उसका समाधान निकालें, वो जुडिशरी का काम है। उसके बाद का पॉइंट क्या है कि ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट एंड दिस इंश्योर द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल थ्री। ये मतलब इसको पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता है कि चेक एंड बैलेंस थ्योरी, मतलब आप एक दूसरे को चेक करते हैं कि भाई आप ये गलत कर रहे हो तो आप ये सही कर लो, मैं ये गलत कर रहा हूं तो आप मुझे बता दो, मैं सही कर लेता हूं। मैं एक दूसरे को चेक करता हूं, बैलेंस करता है, इसी को कहते हैं चेक एंड बैलेंस थ्योरी। कि आप गलत हो मैं बताता हूं, अपने आप को आप सही कर लो, मैं गलत हूं आप बताते हो, मैं खुद को सही कर लेता हूं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज की चेक बैलेंस थ्योरी। ये हाईली लेवल में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है चेक एंड बैलेंस थ्योरी। उसके बाद क्या है कि नंबर 4 है फंडामेंटल राइट्स, द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स। पहला क्या है कि द फंडामेंटल राइट्स आर रेफर्ड टू एज द conscience of Indian Constitution. Fundamental rights protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of power by the state. फंडामेंटल राइट क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रेफर किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमें प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी आर्बिट्ररी यानी मनमानी से, डिक्टेटरशिप से, किसी भी चीज से। जैसे जो लोग पावर में है वो अपने पावर या पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके हमें बैड ट्रीट ना करें, वैसा नहीं करे। हमारे लिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है राइट ऑफ इंडिविजुअल, हर पार्टिकुलर आदमी का वो राइट को कंफर्म करता है, वो भले स्टेट के खिलाफ हो या फिर किसी अगर इंडिविजुअल के खिलाफ हो। पॉइंट क्या है कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाह भाई 6 फंडामेंटल राइट है, तो हम इसे जान भी लेते हैं, अच्छे से जान लेते हैं। अब पहला है कि राइट टू इक्वलिटी, ये 6 को पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद 3 और 6 को डिटेल में हम लोग डील करेंगे, डिटेल में से समझेंगे। पहला है कि राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, पांचवा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और छठा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। उसके बाद पहला को हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि राइट टू इक्वलिटी क्या है भाई। तो ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। वाह, जितने भी लोग हैं वो लॉ में इक्वल है। आप प्राइम मिनिस्टर हो इट डजेंट मैटर,
अगर आप गलती करोगे तो वो सजा आपके लिए भी एप्लीकेबल होगी, और मैं कॉमन मैन हूं तो वो सजा मेरे लिए भी एप्लीकेबल होगी। लॉ सबके लिए एक है। This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. It also states that no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste, or sex. Every person has access to all public places, including playgrounds, hostels, shops, etc. The state cannot discriminate against anyone in matters of employment. The practice of untouchability has also been abolished. राइट टू इक्वलिटी क्या कहता है कि सब लोग लॉ में इक्वल हैं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, और ये इसलिए कि सारे लोग जो हों इक्वल ही रहें। उसके बाद है कि कोई भी नागरिक है, कोई भी है, उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, जाति पे, धर्म पे, उसके जेंडर पे, उसके सेक्स पे, किसी भी चीज पे उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। उसके बाद क्या कि एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। सारे लोगों के पास ये राइट है कि वो हर जो पब्लिक प्लेस है वहां पे जा सकते हैं, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड हो गया, होटल्स हो गया, शॉप्स हो गए, मॉल्स हो गए, ये सारे जगह पे जितने भी हर नागरिक जा सकता है, ये राइट टू इक्वलिटी है। उसके बाद है कि द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो स्टेट है वो किसी को भी भेदभाव नहीं कर सकता है एम्प्लॉयमेंट के भी मैटर पे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज आल्सो बीन एबोलिश्ड। वाह भाई, कि जो था कि जाति का भेदभाव कि तुमको छू देंगे तो ये हो जाएगा या तुम मुझे छू दोगे तो वो हो जाएगा, उस चीज को एबॉलिश किया गया, उस चीज को खत्म किया गया। ये काफी अच्छा चीज हुआ। सेकंड पॉइंट को डील करते हैं तो वो क्या है कि राइट टू फ्रीडम। वाह भाई, ये क्या है? तो दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमें स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट देता है कि हम डेमोक्रेसी में हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमारे पास हम अपने राइट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड डिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। हम किसी भी अपने देश के किसी भी पार्ट में आराम से रह सकते हैं, आप मुझे उसके लिए नहीं रोक सकते हैं, बस राइट है फ्रीडम का। उसके बाद क्या है? एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, कि हम किसी भी तरह का लीगल बिजनेस कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन जो हम चाहे वो अपना सकते हैं, जो प्रोफेशन में हम रहना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई तुम मेरे को बोलोगे तुमको एक गवर्नमेंट जॉब करना है लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो आपकी मर्जी से नहीं होगा। जो मैं चाहता हूं, मेरे पास वो राइट है फ्रीडम का, और वो मैं करूंगा। तीसरे पॉइंट को डील करते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये क्या है भाई? तो इसे डील किया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। ये क्या है कि जो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से डील किया था कि लोगों को, अलग अलग समुदाय के लोगों को उठाते हैं और नेशनल बॉर्डर्स पर जाके उन्हें सेल कर देते हैं, तो ये उसे रोकता है। फिर जो लेबर को जबरदस्ती लेबर से जो काम करवाते हैं उसे, और जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, जो नाबालिग होते हैं, जो 14 साल से कम उम्र के जिनका एज होता है, उनके खिलाफ ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन होता है। फिर चौथा पॉइंट क्या है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भाई ये क्या है? तो रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन। आप किसी भी धर्म जाति को चुनिए, आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद क्या कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। कि हम किसी भी जाति को या धर्म को, समुदाय को हम चूज कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है, हम अपनी, ये हमारे संविधान में हमारा राइट है। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यही बताता है। पांचवा पॉइंट है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये क्या है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, religious or linguistic can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture। तो जितने माइनॉरिटीज हैं, रिलीजियस जो जगह है, जो लिंग्विस्टिक्स हैं, वो सब अपने कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करें जो कि प्रिजर्व होगा और डेवलप होगा उनकी उन कल्चर को, और बढ़ाने के लिए, उसे और डेवलप करने के लिए, उसका और विकास होगा, वो और भी विकसित होंगे। और छठा पॉइंट क्या बताते हैं कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये क्या है भाई? इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कि दिस अलाउज सिटीजंस टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। वाह, मतलब इन छयों में कितना इंपॉर्टेंट ये है कि मतलब कोई भी आपका फंडामेंटल राइट जो है अगर वायलेट किया जा रहा है, आपको नहीं दिया जा रहा है, आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हो। ये भी आपके पास राइट है, इसका भी आपके पास अधिकार है। तो कितना सही ये छह हमें राइट्स मिले हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये छह राइट हैं जो है, हम फिर से इसे देख लेते हैं
कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, and the last but not the least, right to constitution remedies। ये कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कितना सही फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिला हुआ है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, यहाँ पे चौथा एक पॉइंट दिया हुआ है कि इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। ये सारे फंडामेंटल राइट्स के बावजूद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेक्शन है जिसे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं या फिर स्टेट पॉलिसी कहते हैं। It ensures greater social and economic reforms and to serve as a guide to independent Indian states to institute laws and policies that help to reduce the poverty of the masses। ये कहता है कि आप किसी भी जो देश में स्वतंत्र राज्य हैं वो सब कुछ इंस्टीट्यूट लॉज कर सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं गरीबी हटाने के लिए, पॉवर्टी को हटाने के लिए। अब ऊपर हम लोग ने कहा था कि सेकुलरिज्म को हम लोग डील करेंगे, तो यहाँ पे आ गया, हम लोग उसे थोड़ा देख लेते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है। तो ये है अ सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। वाह, सेकुलरिज्म क्या कहता है कि कोई भी ऐसा स्टेट या कंट्री ये नहीं कहता है कि हम इसी पार्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मैं हिंदुज्म को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं सिख को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं बौद्ध को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं जैन को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये देश आपका है, इसके सारे धर्म जात आपके हैं, सारी जाति जो है ये आपकी है। उसके बाद क्या कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट द आइडियाज दैट we would like all citizens of the country to adhere to include the representatives that we elect to rule us। ये भी सही चीज है। उसके बाद बता दें constitution has been changed over the years to reflect new concerns of the polity that involves a change in the fundamental nature of the country। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वो होते हैं जो कभी कभी चेंज भी होते रहते हैं, हमारे फंडामेंटल जो हम लोग का नेचर है, हमारे जो सोसाइटी है उसके मुताबिक भी। तो ये था सेकुलरिज्म गाइज। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। चैप्टर पढ़ लिया, वर्ड्स देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब तक आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखोगे आपके माइंड में आएगा कि नहीं कैसे भाई कि क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस क्वेश्चन से मुझे ध्यान देना है, किस पॉइंट को टच करना है। तो जब तक आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखेंगे आपका फुल चैप्टर जो क्लियर, फुल एक्सप्लेनेशन और जो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में वो नहीं होगा। तो सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो हम लोगों ने काफी अच्छे से डील किया, ये क्या कहता है भाई कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओ भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत नीड है भाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के लिए काफी मायने रखता है। वेयर दे बिलोंग टू मेजर कम्युनिटी और माइनर कम्युनिटी, भले वो ऊंची जाति से हो, नीची जाति से हो, माइनॉरिटीज हो, किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, कास्ट के हो, रिलीजन के हो, इट डजंट मैटर। कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए है और कुछ भेदभाव नहीं करता। सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। आप जूनियर क्लासेस ले लो या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ले लो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनसे काफी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और पॉलिटी में तो अधिकांश, क्योंकि जो पॉलिटी है मान लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही के द्वारा दिया ही गया हुआ है एक तरह से। तीसरा पॉइंट क्या है कि व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड। तो ये देख लीजिए, बुक में आप अंडरलाइन भी कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देता है, पीटी में पूछ देगा या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाते हैं कि कब पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो हम बताएंगे भाई दिसंबर 1946 में हुआ था। फिर पूछता है कि नेम सम प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी पूछ देता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक्सेट्रा और भी लोग थे, बट दीज थ्री आर द मेन प्रोमिनेंट मेंबर्स। पांचवा पॉइंट क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्रैटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट। So it means that all of should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen inferior. भाई मैं अपर कास्ट से बिलोंग करता हूँ या लोअर कास्ट से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं अपर से बिलोंग करता हूँ तो हमें लोअर कास्ट के साथ ऐसा बिहेव करना है कि हम भी भाई हैं, हम भी आपके भाई हैं, हमें तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, किसी भी जाति पे, धर्म पे, कास्टिज्म पे कभी भेदभाव नहीं किया। अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे मुस्लिम को अपने भाई की तरह रखना है, मुस्लिम है तो मुझे हिंदू को अपने भाई की तरह रखेगा। तो वही फ्रैटर्निटी यही बताता है।
सेकंड क्या है कि व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, तो भाई ये क्या है, तो ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रेजेंटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेटर। जो वहां पे जो भी बातचीत होती है, कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, वो सभी को रिकॉर्ड किए जाते हैं और उन्हें ही कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। सातवां पॉइंट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। पहला कि इट जनरेट्स द डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन। ओ भाई ये तो काफी अच्छी बात है, ये एक डिग्री ट्रस्ट करता है कि सच्चाई की और कोऑर्डिनेशन की, काफी सही चीज है। सेकंड क्या है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीड्यूर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक ऐसा प्रोसीजर करता है, प्रोसीजर करता है जो लोग कंट्री को रूल करेंगे उन्हें चूज करने के लिए। और तीसरा है कि द इट नीड्स टू बी अमेंडेड रेगुलरली टू कीप इट्स अपडेटेड। तो ये हमेशा अमेंड करते रहता है, अपने आप को अपडेट करते रहता है हमारी सोसाइटी के हिसाब से, हमारे नेचर के हिसाब से। आठवां पॉइंट क्या कि व्हाट डू मीन बाय अ रिपब्लिक नेशन। बाय रिपब्लिक नेशन क्या होता है, तो अ नेशन इन विच द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। जहाँ का स्टेट, जहाँ का जो हेड है वो कि हम ही लोग के द्वारा चुना हुआ है, वो देयर इज नो एनी डिक्टेटर और अ मोनार्क। उसके बाद नौवां पॉइंट क्या कि व्हाट डू यू मीन बाय सेक्युलर स्टेट। तो अभी हम लोगों ने डील भी किया कि सेक्युलरिज्म क्या होता है, कि कोई भी स्टेट जो किसी पार्टिकुलर जात को या धर्म को प्रमोट ना करे। वही चीज यहाँ लिखा हुआ भी है कि व्हेन अ स्टेट डज नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। 10वां पॉइंट क्या है कि व्हाट आर मेजर फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पहला नेशनल मूवमेंट्स, जितने नेशनल मूवमेंट्स हुए। सेकंड रोल ऑफ लीडर्स, हमारे लीडर्स का बहुत बड़ा रोल हुआ। तीसरा रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल। और चौथा है वर्ल्ड इवेंट्स, जहां पे जिस टाइम वहां पे हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, फिर जर्मनी के बारे में हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे इस टाइम। तो वर्ल्ड इवेंट्स में ये कभी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट किया। तो उम्मीद करूंगा कि आपको एक्सप्लेनेशन सही लगा होगा, आप अच्छे से समझे होंगे। मार्क्स गेनिंग का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्क्स आप कैसे गेन कर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो वर्ड्स मैंने आपको, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मैंने बताए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हम डील करेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पे 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने बताए वो देख लेंगे। फिर जो नोट्स किए, जो एक्सप्लेनेशन किया वो देख लेंगे। उसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसे देखना है, और एनसीईआरटी को बार बार रीड करना है, उसे रिवाइज करना है। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट वरी गाइज, चंद्रमणि आईएएस एकेडमी आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।